हेलो दोस्तों, मैं पंकज कारपेंटर सक्सेस कोचिंग क्लासेस झालावाड़ यूट्यूब चैनल पर एक बार और फिर आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक जो लास्ट टॉपिक था वो था ऑक्सीकरण और अपचयन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ऑक्सीकरण और अपचयन तक पढ़ लिया था। ये जो ऑक्सीकरण है इसका एक नाम और बताया था, इसको उपचयन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपचयन। अब इसके आगे का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण के दो, उपचयन के दो, या फिर इंग्लिश में इसका नाम होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार अपचयन को इंग्लिश में कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन। दरअसल ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं हैं। ये क्या है? अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के बारे में हमने देखा था कि जो ऑक्सीकरण है, इस ऑक्सीकरण में दो तरह से देखा था इसे। एक तो देखा था ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर दूसरे तरीके से पढ़ा था कि हाइड्रोजन का निकलना, ये भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अपचयन इसका उल्टा होता है। यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहां क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण अपचयन का जो आधार बनाया हमने, एक तो ऑक्सीजन बनाई और एक हाइड्रोजन बनाया। इनके अलावा भी ऑक्सीकरण और अपचयन की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन अपने काम की सिलेबस के अनुसार ये दोनों हैं। इनके अलावा हमसे और ज़्यादा गहराई में ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। क्या अर्थ निकालेंगे? ऑक्सीकरण, इसको याद रखना है अपने को। एक लाइन को, एक लाइन याद होने के बाद बाकी पूरा फॉर्मेट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसका उल्टा बोलना है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इन दोनों का उल्टा अपचयन होता है। ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो अपचयन मतलब होगा ऑक्सीजन का निकलना। क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना। और ऑक्सीजन निकल रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तभी उसे अपचयन कहेंगे। ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये प्रक्रिया हो कहाँ रही है? ये प्रक्रिया हो रही है किसी पदार्थ में, जिन्हें हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं ना, उन अभिक्रियाओं के साथ अगर ऐसा हो, यदि उनके साथ ऑक्सीजन जुड़े, अभिकारक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाए, तो उस प्रक्रिया को कहेंगे ऑक्सीकरण। अभिकारक में से हाइड्रोजन निकल जाए तो उस प्रक्रिया को भी कहेंगे ऑक्सीकरण। और अभिकारक से यदि ऑक्सीजन निकले तो उसे अपचयन कहेंगे, और हाइड्रोजन जुड़े तो उसे भी अपचयन कहा जाएगा। उदाहरण से समझते देखो। वैसे पिछली क्लास में बता दिया था मैंने ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे ये Zn है, कौन? जिंक। इस जिंक की क्रिया हम ऑक्सीजन से करवाते हैं, है ना? तो इस जिंक में ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? ZnO। क्या बन जाएगा? ZnO। तो इधर देखो ध्यान से, यहां पर ये जिंक है, और जिंक जैसा एग्जाम्पल इधर देखो, तो इधर जिंक के साथ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। जिंक के साथ ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, मतलब जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा होगा। यहां देखो, जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा होगा, है ना?
और जिंक में ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक कंफ्यूजन ये आता है कि जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा तो ये तो योगात्मक अभिक्रिया होनी चाहिए। कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए? योगात्मक, मतलब वो संयोजन अभिक्रिया। नो डाउट ये संयोजन अभिक्रिया भी है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ में ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। ठीक है, अब अपचयन की बात करते हैं। अब इसमें ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निकलने वाला एक एग्जाम्पल ही बताता हूं मैं। जैसे कि ये है NH3। कौन है? NH3। इस NH3 की जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, है ना, दरअसल ये NH3 टूटेगा, अमोनिया टूटेगा, तो क्या होगा? ये N2 और H2 में टूट जाएगा। किस किस में टूट जाएगा? N2 और H2 में टूट जाएगा। यहां पर इसे देखेंगे, ये NH3 है और यहां पर देखो N2 है। इस वाले फॉर्मूले में से हाइड्रोजन निकला तब ये बना, और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण होगा? ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा? ऊपर वाली अभिक्रिया का उल्टा। समझने के लिए ये एग्जांपल लिख देता हूं मैं। जैसे ये ZNO है, कौन है? जिंक ऑक्साइड। इस जिंक ऑक्साइड में जिंक के साथ में ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन को मैं अलग कर दूंगा। इस ऑक्सीजन को मैंने अलग कर दिया। अलग कर दिया, देखो ये जिंक के साथ में ऑक्सीजन है और यहाँ पर जिंक के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये ऑक्सीजन निकल चुकी है। और ऑक्सीजन का निकलना कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? अपचयन अभिक्रिया। इसलिए ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। हाइड्रोजन का जुड़ना, जैसे कि ये है N2 के साथ में यदि मैं हाइड्रोजन जोड़ूं तो क्या बन जाएगा? NH3। क्या बन जाएगा? NH3। कंपैरिजन करके देख लो भले, जैसे दिख भी रहा है स्पष्ट। ये N2 है और N2 के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया, नया फॉर्मूला बन गया। नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, सभी एक ही अभिक्रिया के नाम है। और रिडक्शन को और अपचयन को, ये दोनों मतलब एक ही अभिक्रिया है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में हो, मतलब ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, उस अभिक्रिया को कहा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। या फिर हिंदी में कहा जाएगा उसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण की बजाय मैं उपचयन शब्द इस्तेमाल करूं तो अपचयन उपचयन अभिक्रिया। क्या नाम होगा उसका? उसका नाम होगा अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि लिखा मैंने, अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अपचयन उपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे इसे, अपचयन मतलब रिडक्शन और उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये इतना लंबा चौड़ा नाम है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। देखो, इधर से रेड पकड़ो, इधर से ऑक्स पकड़ो, क्या बन जाएगा? रेडॉक्स। तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी उसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। मतलब रिडक्शन की शर्त क्या है? या तो ऑक्सीजन निकलेगा या फिर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो एक ही अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन निकल रहा होगा या फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, एक पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है,
तो वो अभिक्रिया अपचयन होगी और वो ऑक्सीजन निकलकर किसी दूसरे पदार्थ में जाकर जुड़ जाएगा, तो उस वक्त ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि एक निकल भी रहा है ऑक्सीजन और किसी दूसरे पदार्थ में जुड़ भी रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो जाएगी। और उन अभिक्रियाओं को जिनमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो उन्हें कहा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो ये मेरे पास में है, ये इनको मिटा देता हूं मैं, है ना। अब अपना हेडिंग होगा रेडॉक्स रिएक्शन। पहले परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा लिखने के बाद और अच्छी तरह से समझेंगे। चलो देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया की क्या परिभाषा बनी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ मतलब एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और एक पदार्थ का अपचयन। एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, देखो Fe2O3, इसकी रिएक्शन CO के साथ कराओ तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, यहाँ सिर्फ F ही बचेगा और निकली हुई ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगी। ये एक रिएक्शन है। सबसे पहले तो इस रिएक्शन को संतुलित करते हैं। देखो इधर कितने F ही दिखाई दे रहे हैं, 2। कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो इस साइड भी कितने होंगे, 2। ठीक है, 2 F ही हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 और 1 4। कितने, 3 और 1 4। तो इस साइड भी कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इस साइड भी ऑक्सीजन होनी चाहिए 4। 4 करने के लिए इसे 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। ये ऑक्सीजन 4 हो चुकी है, लेकिन अब कार्बन की संख्या भी तो 2 है, कार्बन की संख्या भी तो 2 है। तो इस कार्बन की संख्या को बराबर करने के लिए, इस कार्बन की संख्या को बराबर करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब जैसे ही इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन की संख्या इधर तो 2 हो गई, इधर 2 हो गई, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या में चक्कर पड़ गया। किसमें, ऑक्सीजन की संख्या में चक्कर पड़ गया। अब इसे संतुलित करने के लिए देखो क्या करेंगे कि यदि ऑक्सीजन इधर कितनी है, 3 4 5, इधर कितनी होगी, अब 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है। यदि मैं इधर 3 कार्बन कर दूं तो 6 ऑक्सीजन हो जाए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाए, और इधर 3 ऑक्सीजन है ही सही, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसे गुणा कर दूं, 3 से, तो 3 तो ये 3 ये 6 ऑक्सीजन हो चुकी है ना, 6 ऑक्सीजन हो चुकी है। 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन हो चुकी है। ऑक्सीजन संतुलित, कार्बन की संख्या भी संतुलित, F भी संतुलित। इस तरीके से हीट एंड ट्रायल विधि से पहले 2 रख के देखा, 2 से काम नहीं बना, फिर हमने 3 रखा। इस तरीके से ये समीकरण संतुलित की। चलो संतुलन का तो काम हो गया। अब वापस अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ और किस पदार्थ का अपचयन हुआ, है ना। हमें पता है ऑक्सीकरण कब होगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगी, और अपचयन कब होगा, जब ऑक्सीजन हटेगी। तो यहां देखो ये Fe2O3 है, कौन है, Fe2O3। इससे मिलता जुलता इधर Fe दिखाई दे रहा है ना। यहां इस Fe के साथ में ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन देखो हट चुकी है, ऑक्सीजन हट चुकी है, ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना तो कहलाता है ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन का निकलना कहलाएगा अपचयन।
तो ये है अपचयन अभिक्रिया। हमने इस अभिक्रिया में देखा कि Fe2O3 का अपचयन होकर Fe बन रहा है। ठीक, अब एक बात और देखो, यहाँ पर CO है। कौन है? CO, जिसे कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इस CO से मिलता जुलता कौन सा पदार्थ दिख रहा है इधर? CO2। कौन दिख रहा है? CO2। इस कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन है। क्या हुआ होगा? ऑक्सीजन जुड़ी ना, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन या फिर उपचयन। इससे लिख देते हैं अपन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना। ये Fe2O3 में से ऑक्सीजन निकला और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया। और CO के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का, एक अभिकारक का तो अपचयन हो रहा है और एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है ना। तो वे सारी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और एक अभिकारक का अपचयन हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी? ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इस तरीके से बहुत सारी अभिक्रियाएं प्रैक्टिस करेंगे हम, जिनमें हम देखेंगे कि ऑक्सीजन हट रहा है, केवल ऑक्सीजन हट रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। बहुत सारी अभिक्रियाओं में यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटेगा तो उसे क्या कहेंगे? जैसे कि यहाँ पर ये देखो, इसमें तो ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है ना। अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो उसे कहेंगे अपचयन, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण। ठीक, अगर ऑक्सीजन की बजाय हाइड्रोजन जुड़ता तो उसे ऑक्सीकरण नहीं कहते, उसे क्या कहेंगे? अपचयन। और यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है अपचयन का। यदि हाइड्रोजन निकलता तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। इस तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया पूरी होती है। अब इसका क्या करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी, ठीक है ना। ये मेन टॉपिक यही खत्म हो गया, इससे ज़्यादा अपने कोर्स में ज़्यादा नहीं है, वरना ये जो एक अलग से पूरा चैप्टर है आगे की कक्षाओं में, क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन नाम का पूरा एक अलग से चैप्टर है। लेकिन अपने काम की बस ये है कि हमें पहचानना है यदि ऑक्सीजन हट रही है या फिर ऑक्सीजन जुड़ रही है, या हाइड्रोजन हट रही है या फिर हाइड्रोजन जुड़ रही है, इन चारों में से कोई भी 2 काम एक साथ हो, है ना। या तो ऑक्सीजन हटे और किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन हटे किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़े, तो उन अभिक्रियाओं को जिसमें ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी हो रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। इस अभिक्रिया के बाद कुछ और अभिक्रिया में लिखाता हूँ, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये उतार लो। देखो एक ये अभिक्रिया देखो, जिंक CO ZnO C। जिंक के साथ में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन जुड़ गई। जिंक के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये तो कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। CO कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ देखो ऑक्सीजन हट चुका है, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन। अगर सिर्फ इसकी बात करें Zn और ZnO, तो ये होगी ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और ये होगी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। इन दोनों के मिलने से पूरी अभिक्रिया क्या बनेगी? रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। उस अभिक्रिया को कहा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें देखो
एक होता है ऑक्सीकारक, एक होता है अपचयक। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं, इनका हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये दो छोटे छोटे शब्द ऑक्सीकारक और अपचयक, इन्हें भी समझ लेते हैं। एक बार और बताता हूं मैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो ऑक्सीजन जोड़ने वाला ऑक्सीकारक कहलाएगा। और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, तो हाइड्रोजन जोड़ने वाला अपचायक कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन जोड़ने वाला ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण, तो हाइड्रोजन हटाने वाला ऑक्सीकरण। अगर कोई ऑक्सीजन जोड़ने वाला है, कोई ऑक्सीजन जोड़ने वाला है, मतलब ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीजन जोड़ने वाला। इस खुद के पास में ऑक्सीजन होगा, वो ऑक्सीजन किसी दूसरे को दे देगा, दूसरे में जोड़ेगा। तो खुद के पास से ऑक्सीजन निकालेगा तभी तो दूसरे में जोड़ेगा, और खुद के पास में से ऑक्सीजन निकालेगा तो इस खुद का क्या हो जाएगा? अपचयन। क्योंकि हम जानते ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। तो जो ऑक्सीकारक होता है इसका खुद का अपचयन होगा, और जो अपचायक होता है इसका खुद का ऑक्सीकरण होगा। जैसे यहां देखो, ये CuO H2 से रिएक्शन करके Cu प्लस H2 बनाता है। ठीक है, अब यहां देखो CuO में से ऑक्सीजन हटी, ऑक्सीजन हटकर Cu बन गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। ये अपचयन हो गया। H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई तो ऑक्सीकरण हो गया। अब यह देखो H2 के पास में ऑक्सीजन आई, H2 के पास में ऑक्सीजन आई तभी तो H2 बना। लेकिन ये ऑक्सीजन आई कहाँ से? ऑक्सीजन कहाँ से आई? CuO से आई। इसलिए CO किसकी तरह व्यवहार करेगा? ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन ध्यान से देखो CuO का क्या हो रहा है? अपचयन। ठीक है, यहाँ ऑक्सीकरण में देखो H2 से H2 बना है ना, ये प्रक्रिया ऑक्सीकरण है। लेकिन ये ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। कौन जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ने वाला कौन है? इसमें हाइड्रोजन जोड़ने वाला जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? अपचायक। क्या कहलाएगा? अपचायक। तो स्पेशली इसमें H2 से O में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, H2 से इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है तभी तो H2 बना, तो ये क्या कहलाएगा? अपचायक। क्या कहलाएगा? अपचायक। जो अपचायक होगा तो उसका ऑक्सीकरण होगा, और जो ऑक्सीकारक होगा उसका अपचयन होगा। इस तरीके से कोई विशेष अभी क्लास 10th में इतना कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, आरबीएससी क्लास 10th में आपकी नज़रिए से। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक और है संक्षारण और विकृत गंधिता, उन्हें हम इसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने रेडॉक्स अभिक्रिया तक पढ़ लिया है। अब आज अपना नया टॉपिक होगा संक्षारण। आज हम संक्षारण और विकृत गंधिता दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहले संक्षारण की चर्चा करते हैं कि संक्षारण क्या होता है। जब कोई पदार्थ हवा, वायु, नमी या फिर अम्लीय माध्यम इसके संपर्क में आता है ना। जैसे कि कोई धातु है, लोहा एक धातु है। लोहा यदि नमी के संपर्क में आ जाएगा, आर्द्रता के संपर्क में आ जाएगा, लोहे को जब खुला छोड़ देंगे तो वो वातावरण में उपस्थित नमी से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत का निर्माण कर लेता है। अपने ऊपर एक परत का निर्माण कर लेता है, जिसे हम कहते हैं जंग, कि लोहे पर जंग लग गया। क्या कहते हैं? कि लोहे पर जंग लग गया। वो जंग कैसे लगता है? लोहा क्या करता है? वातावरण में जो जल उपस्थित होता है नमी के रूप में, उससे क्रिया करता है। क्रिया करने की वजह से वो खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब संक्षारित हो जाता है। तो संक्षारित होने की वजह से वो लोहे पर जंग लग जाता है। तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? एक तरह से संक्षारण का उदाहरण है। तो संक्षारण की परिभाषा क्या बनेगी
कि जब कोई धातु अपने आसपास पाई जाने वाली नमी, आर्द्रता या फिर अम्ल से संपर्क कर लेता है ना, उनके संपर्क में आ जाता है, तो ये खराब होने लग जाता है, अर्थात संक्षारित होने लगता है। यह प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। संक्षारण का मतलब कॉमन जो सोचने वाली बात है, संक्षारण का शाब्दिक अर्थ जो होता है वही इसकी परिभाषा होगी। संक्षारण का मतलब होता है खराब होना। तो जब कोई पदार्थ अम्लता या आर्द्रता के संपर्क में आता है, तो अम्लता या आर्द्रता के संपर्क में आने की वजह से वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब संक्षारित होना शुरू हो जाता है, और यह प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। अब जो नमी या आर्द्रता एक ही बात है। नमी के संपर्क में आने पर धातुएं खराब होने लग जाती हैं, उनके ऊपर एक परत का निर्माण हो जाता है। जैसे लोहे की बात करें तो लोहे पर जंग लगता है। लोहे पर जंग क्यों लगता है? क्योंकि उसके ऊपर एक फिर मतलब ये पढ़ क्या रहे हम, जो हमने ऑक्सीकरण पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? ऑक्सीकरण मतलब उपचयन अभिक्रिया। उपचयन में एक टर्म पढ़ी थी हमने कि ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो संक्षारण में क्या होता है कि वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है, दरअसल उस ऑक्सीजन से क्या होता है कि कोई धातु क्रिया कर लेती है, क्रिया करने की वजह से उस धातु के ऊपर ऑक्साइड की एक परत का निर्माण हो जाता है, और वो ऑक्साइड की परत अलग अलग धातुओं में अलग अलग रंग की होती है। जैसे कि लोहे की बात करें, लोहे पर भूरे रंग की होती है, जो जंग होता है वो भूरे रंग का होता है। एक चांदी के आभूषण देखे होंगे आपने, चांदी के गहने, चांदी का अगर किसी ने कड़ा पहन रखा है या फिर कोई आभूषण पहन रखा है, तो कुछ दिनों बाद काला पड़ जाता है। काला क्यों पड़ता है? क्योंकि उसके ऊपर उसकी एक काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे ऑक्साइड की परत कहते हैं। वो क्यों चढ़ती है? संक्षारण की वजह से। तो इसमें वही उदाहरण आएंगे, जैसे फर्स्ट लिख लेते हैं, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण का। लोहे पर जंग लगता है तो क्या होता है? जंग लगता है उस वक्त इस पर एक भूरे रंग की परत का निर्माण हो जाता है। लोहे पर एक भूरे रंग की परत का निर्माण हो जाता है। लोहे के अलावा चांदी पर काली परत का निर्माण हो जाता है। चांदी पर काली परत का निर्माण हो जाता है। एक तांबा होता है, तांबा भी धातु है, उस पर भी संक्षारण की वजह से हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तांबे पर हरी परत का निर्माण हो जाता है। ये धातु है ना, लोहा, चांदी, तांबा, इनके ऊपर वायुमंडलीय आर्द्रता या किसी अम्ल से क्रिया करने पर ये परतों का निर्माण हो रहा है। अब यदि कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि ये इनकी जो सतह है, लोहा, चांदी, तांबे, इनकी सतह पर ये निर्माण हो रहा है ना परत का, अगर कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि इनकी परत जो मतलब ये लोहा, चांदी, तांबा है, इनकी सतह वायुमंडल के संपर्क में नहीं आए, मतलब नमी या फिर अम्ल के संपर्क में नहीं आए, तो ये जो संक्षारण है इसको हम रोक सकते हैं। अब इनकी जो सतह है ये नमी या आर्द्रता या अम्लता के संपर्क में ना आए, इसके लिए हम इनको क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरी परत इनके ऊपर चढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये अम्ल या फिर आर्द्रता के संपर्क में नहीं आएगा, तो इनका संक्षारण नहीं होगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, मतलब वो इसके कांटेक्ट में आएगा ही नहीं धातु की सतह के, तो संक्षारण भी नहीं होगा। इस तरीके से संक्षारण के ये कॉमनली ये उदाहरण होते हैं: लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का निर्माण, तांबे पर हरी परत का निर्माण। कन्फ्यूजन नहीं होना, ये संक्षारण है। एक होता है संरक्षण। क्या होता है? संरक्षण। संरक्षण का अर्थ तो होता है बचाव करना, रक्षा करना, जबकि ये संक्षारण है, इसका मतलब होता है खराब होना।
क्या अर्थ होता है इसका? खराब होना। संक्षारण में ज़्यादातर जो ये धातुएं होती है इनको बहुत बड़ी हानि पहुंचती है, बहुत बड़ी नुकसान होता है, बहुत खराब होती है। जैसे कि कोई लोहे की, जैसे कि लोहे की जो वाहन होते हैं, कार वगैरह, उसके अलावा रेलिंग होती है, जहाज होते हैं, पुल बनाते हैं, उनमें लोहे के तार डलते हैं। तो ये क्या है? संक्षारण की वजह से खराब हो जाते हैं, संक्षारण प्रक्रिया की वजह से खराब हो जाते हैं। और खराब होने के बाद पैसों की, धन की, समय की वापस दोबारा बनाना पड़ेगा, तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमें संक्षारण को रोकने के उपाय करने चाहिए। उनके ऊपर पेंट करना चाहिए, कोई दूसरी परत चढ़ानी चाहिए जिसकी वजह से वो नमी, आर्द्रता या फिर अम्लता के संपर्क में ना आए। वो बात भी लिख लेते हैं हम कि संक्षारण की वजह से, दूसरे पेन से लिखते हैं, संक्षारण की वजह से धातुओं, विशेषकर कौन सी धातु? विशेषकर लोहे, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं। अब कुछ वस्तुओं के नाम लिख देते हैं, जैसे कार, पुल, इसके अलावा जहाज, रेलिंग आदि में बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत बड़ी क्षति होती है। तो ये संक्षारण टॉपिक हो गया। इसके बाद हम ये उतारो, इसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे विकृत गंधिता। देखो, विकृत गंधिता, क्या नाम है? विकृत गंधिता। नाम से अर्थ निकालने की कोशिश करो। विकृत गंधिता मतलब गंध में विकृतता आ गई। गंध में विकृतता मतलब गंध में बदलाव आ गया, गंध में बदलाव आ गया। तो विकृत गंधिता का जो अर्थ निकल रहा है ना, यही इसकी परिभाषा होगी। जो अर्थ निकल रहा है यही इसकी परिभाषा होगी। गंध कैसे बदलती है? जैसे कोई तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्हें आपने देखा होगा कुछ दिनों बाद या फिर कुछ समय बाद उनका स्वाद चेंज हो जाता है, उनकी गंध बदल जाती है। वो क्यों बदल जाती है? वो उसका कारण है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? तो सुनो, जब कोई पदार्थ खुले में रखा जाता है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण हो जाता है या फिर हम कह सकते हैं उपचयन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक ही बात है। जब कोई खाद्य पदार्थ लंबे समय तक खुले में रखा जाता है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे उसका स्वाद और गंध बदल जाती है। क्या होता है? स्वाद और गंध बदल जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करने के कारण उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होने की वजह से उसकी गंध बदल जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता को रोकने के लिए, मतलब उसका वो खराब नहीं हो, उनका स्वाद नहीं बदले, उनकी जो गंध है वो ना बदले, इसके लिए क्या किया जाता है? उन्हें या तो उनमें कोई हो कैसे रहा है? ऑक्सीकरण की वजह से। उन पदार्थों का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यदि उनमें कोई प्रति ऑक्सीकारक मिला दिए जाए, क्या मिला दिए जाए? प्रति ऑक्सीकारक। प्रति ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण को रोकने वाले। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण करने वाले। अपचायक मतलब
अब चयन करने वाले, अब यहाँ है प्रतिओक्सीकारक। प्रतिओक्सीकारक किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण को रोकने वाले। किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण को रोकने वाले। तो यदि उन पदार्थों में प्रतिओक्सीकारक मिला दिए जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? और उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो उनकी स्वाद और गंध नहीं बदलेगी। स्वाद और गंध नहीं बदलेगी तो उनमें विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होगी। या फिर हो क्या रहा था? ऑक्सीजन से क्रिया कर रही थी तभी विकृत गंधिता उत्पन्न हुई ना। अब ऑक्सीजन की बजाय उनके कांटेक्ट में ऑक्सीजन की बजाय कोई ऐसी गैस रख दे जो उनसे क्रिया ना करे, तब भी विकृत गंधिता की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। जैसे जो चिप्स की थैलियाँ होती है, कौन? चिप्स की थैलियाँ। चिप्स की थैलियों में क्या किया जाता है कि आपने देखी होगी उनमें हवा भरी होती है। 10 रुपये दे के थैली लाई चिप्स की, सोचा बहुत ज़्यादा निकलेंगे, फोड़ के देखा तो उसमें 4-5 चिप्स निकलते हैं। तो उनमें चिप्स के साथ साथ में क्या भरी होती है? हवा भरी होती है, और हवा के नाम पर उनमें भरी होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस क्या है? एक बहुत ही कम क्रियाशील गैस है ऑक्सीजन की तुलना में। ऑक्सीजन जिस रफ्तार से, जिस दर से किसी पदार्थ से क्रिया करती है उसकी तुलना में ये बहुत धीमी गति से क्रिया करती है। या फिर एक तरह से ये नाइट्रोजन गैस है ना, ये इन चिप्स वाले पदार्थों के लिए अक्रिय गैस के रूप में कह सकते हैं कि ये इनके लिए एक अक्रिय गैस है, होती है असल ये कम क्रियाशील गैस है। तो उन चिप्स की थैलियों में जो O2 होती है, अगर उनमें O2 होती तो वो O2 इन चिप्स से क्रिया करके उनका स्वाद और गंध बदल देते, क्योंकि उनका ऑक्सीकरण हो जाता। अब क्या किया जाता है? इस O2 की बजाय इन चिप्स की थैलियों में क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस इनसे क्रिया नहीं करती तो अब ऑक्सीकरण होने का कोई सवाल ही नहीं है। न तो ऑक्सीकरण होगा न विकृत गंधिता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इनके बारे में लिख लेते हैं अपन। तो लिखो, वसायुक्त या तेली खाद्य पदार्थ, वसायुक्त अथवा तेली खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक खुले में रखे जाते हैं तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित या फिर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे इनका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। स्वाद एवं गंध बदल जाती है। यह प्रक्रिया ही विकृत गंधिता कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए पदार्थों को डिब्बे में बंद करके रखा जाता है, या फिर अचार को तेल में रखा जाता है। तेल में रखने का कारण क्या है? अचार जो बनाया जाता है उसे तेल में रखने की वजह से क्या होगा कि वो अचार ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा, जिसकी वजह से
उनका ऑक्सीकरण नहीं होगा, और ऑक्सीकरण नहीं होगा तो विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसमें, विकृत गंधिता को रोकने के लिए विकृत गंधिता से पदार्थों को बचाने के लिए विकृत गंधिता से पदार्थों को बचाने के लिए उन्हें वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। उन्हें वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। ठीक है, उन्हें वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, या उन्हें वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है ना। विकृत गंधिता पदार्थों को बचाने के लिए उन्हें वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है। इसके बाद इसी में लिख लो, या प्रतिओक्सीकारक मिला दिए जाते हैं, है ना। अचार को तेल में डुबोकर बंद डिब्बे में रखा जाता है। इसके अलावा वो चिप्स का उदाहरण भी लिख लो, आ जाएगा ना। चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि कम सक्रिय गैस होती है। ये हो गया विकृत गंधिता टॉपिक। ठीक है, विकृत गंधिता या संक्षारण होते क्या है? ये ऑक्सीकरण की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं? ऑक्सीकरण की वजह से। पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है, उनकी वजह से यदि कोई धातु है उसका ऑक्सीकरण हुआ तो उसका प्रभाव किस रूप में दिखेगा? संक्षारण के रूप में। और कोई वसायुक्त अथवा तेली खाद्य पदार्थ है, इनका ऑक्सीकरण हुआ तो उस प्रभाव को किस रूप में देखेंगे? विकृत गंधिता के रूप में। इस तरीके से अपना जो पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो पूरा हो गया। इसमें हमने सारे टॉपिक कवर किए जो कि अपनी एनसीईआरटी किताब में दे रखे हैं। इसके बाद अब जो अपना ऐप है सक्सेस कोचिंग क्लासेस झालावाड़, उस पर इस पार्ट का टेस्ट लिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से पार्ट की तैयारी करें और अच्छी परफॉर्मेंस दें टेस्ट में। धन्यवाद।